हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरबिंदु क्लासेस में। मेरा नाम है मनीष सिंह अभ्युदय और मैं आज फिर से आपके सामने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक और चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें हम उन सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यह कंसेप्ट्स यूपीएससी, बीपीएससी, आगामी यूपीपीएससी और एमपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। आप हमारे साथ इस सीरीज़ में बने रहिए। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आप उसे देखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आज का पहला सवाल है, हु यूज्ड हुगली एज ए बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल? डच, फ्रेंच, पोर्तुगीज या ब्रिटिश? एंड द राइट आंसर इज द पोर्तुगीज। पोर्तुगीज भारत में आने वाले पहले यूरोपियन थे और भारत छोड़ के जाने वाले अंतिम यूरोपियन भी यही थे। यह देश में 1505 में आते हैं एंड दिसंबर 1961 को देश छोड़ के चले जाते हैं। पोर्तुगीज ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में 18th सेंचुरी आते आते अपना कॉमर्शियल इन्फ्लुएंस खो देती है, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी में आज भी बहुत सारे पोर्तुगीज जो थे ट्रेड कर रहे थे और इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स पायरेसी एंड रोबरी को भी बढ़ावा देने लग गए थे। और हुगली इन पायरेट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट बेस हुआ करता था जहाँ से ये पायरेसी एंड रोबरी किया करते थे। भारत में आने वाले यूरोपियंस कई सारे थे, लाइक पोर्तुगीज, इंग्लिश, डच, डैन एंड फ्रेंच। और इन्होंने अपनी अपनी कंपनियां बनाई थी जो इंडिया के साथ ट्रेड करते थे। पोर्तुगीज कंपनी की स्थापना 1498 में होती है और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में इस्टेब्लिश होता है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में एंड डैनिश 1616 में, और सबसे लास्ट में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 1664 में। यह सीक्वेंस याद रखना इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में यह पूछ लिया जाता है। आगे हम देखते हैं पोर्तुगीज के भारत आगमन के बारे में। पोर्तुगीज जिस समय भारत आने का रास्ता ढूंढ रहे थे, ऐसा नहीं था उस समय यूरोप से भारत आने का रास्ता लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन पर्शियन गल्फ वाला रास्ता जो था उस पर अरबों ने अपना एकाधिकार कर लिया था, वहाँ उनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ गया था। इसलिए यूरोप से इंडिया आने के लिए एक अल्टरनेट रास्ते का खोज किया जा रहा था और इसी सिलसिले में वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के थे, यह लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू करते हैं और भारत के लिए एक नया सी रूट की खोज करते हैं जो केप ऑफ गुड होप होते हुए आता है। और इनकी मदद एक गुजराती नेविगेटर इब्न मजीद ने की थी और यह इंडिया में 21 में 1498 को लैंड करते हैं केरला के कैलिकट बंदरगाह पर। और पोर्तुगीज भारत में कई सारे अपने कंट्रीब्यूशन देते हैं। इन योगदानों में कुछ अच्छे योगदान हैं और कुछ बुरे। यदि बुरे योगदान की बात करें तो भारत में टोबैको पुर्तगालियों की ही देन है। आज भारत के बहुत ज़्यादा युवा जो हैं टोबैको का सेवन करते हैं और इसकी खेती को भारत में इंट्रोड्यूस पुर्तगालियों ने ही किया था। फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट बाय अ यूरोपियन राइटर, और इसका प्रिंट जो है गोवा में 1563 में किया गया था। बॉम्बे जो कि भारत में एक प्रोविंस था उस समय, इसको पुर्तगाल के राजा जो थे, किंग ऑफ पुर्तगाल जो है, बॉम्बे को चार्ल्स द्वितीय ऑफ इंग्लैंड को एज डॉरी गिफ्ट करते हैं। अब बताइए पुर्तगाल कहाँ है, इंग्लैंड कहाँ है, और ये दहेज में लेन देन कर रहे हैं भारत के एक प्रोविंस का। इनकी भी हालत बहुत ही अजीब थी। वास्को डी गामा जो कि जब भारत 1498 में जब आया था तो इसको पता नहीं था कि यह भारत अगले 3 बार और आने वाला है और इसकी कब्र भी इसी देश में खुदने वाली है। फोर्ट कोच्चि में वास्को डी गामा को दफनाया जाता है इसके मरने के बाद। भारत में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सेटअप किया जाता है पोर्तुगीज के द्वारा एट गोवा इन 1556। फ्रांसिस्को ज़ेवियर एक क्रिश्चियन थे जो भारत में क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करने के लिए मार्टिन डिसूजा के समय में आते हैं, और यह भारत ही नहीं एशिया के कई अन्य देशों में भी यह क्रिश्चियनिटी को प्रोपोगेट करते हैं। आज का दूसरा सवाल है, अंडर हुज लीडरशिप वाज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव्ड? एंड द ऑप्शन इज लॉर्ड क्लाइव, कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, अलेक्जेंडर बोर्नेस। एंड द राइट आंसर इज कैप्टन स्लीमैन।
इनके अंडर में ठगी का दमन किया जाता है। विलियम हेनरी स्लीमैन को इनके इसी रोल के लिए ज़्यादा जाना जाता है इतिहास के पन्नों में। 1835 में स्लीमैन ने कैप्चर किया था सैयद आमिर अली को। यह भी एक ठग था और इसको फिरंगिया भी बोला जाता था, और इसी के ऊपर एक नॉवेल भी बेस है। इस नॉवेल का नाम है कन्फेशंस ऑफ ए ठग। एंड इसको गिरफ्तार करने के बाद इसको अप्रूवर बना लिया जाता है। एंड ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट की भी स्थापना की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा इन 1830 में टू एड्रेस डकैती, हाईवे रोबरी एंड पार्टिकुलरली द ठग्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अफगानिस्तान। द वाइसराय who followed aggressive policy towards Afghanistan was A. Lord Mayo, Lord Lytton, Lord Dufferin या Lord Canning, and the right answer is Lord Lytton। इन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट एग्रेसिव पॉलिसी को अपनाया था। अब इसको समझने के पहले कि अफगानिस्तान और ब्रिटिशर्स के बीच रिलेशन कैसे थे, इनकी पॉलिसी क्या था, इसके बैकग्राउंड को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। इधर अपना प्यारा भारत था और इस रीजन में रशिया था, बीच में इधर अफगानिस्तान और ये आज का पाकिस्तान था। ब्रिटिशर्स यहाँ रूल कर रहे थे और इनको यह डर लगता रहता था हमेशा कि कहीं रशियंस इस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से इंडिया में एंट्री ना कर लें, और भारत जो उनका एक बहुत फेवरेट हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, उसको रशियन कहीं छीन न लें उनसे। इस बात का डर हमेशा ब्रिटिशर्स को लगा रहता था। इसलिए ब्रिटिशर्स के प्लान को काउंटर करने के लिए एक साइंटिफिक फ्रंटियर जो नॉर्थ वेस्ट में हो, यह ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को सूट करता था। और यह भी ज़रूरी था कि अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार हो जो अंग्रेज़ों की बात माने, उनके कहे अनुसार चले और उनका फ्रेंडली रूलर हो। और इसलिए हम देखते हैं कि उस समय के ब्रिटेन में दो व्यू इमर्ज होते हैं इन द पॉलिटिक्स ऑफ ब्रिटेन कि कैसे हमें काउंटर करना है रशियन थ्रेट को। पहली पॉलिसी थी फॉरवर्ड पॉलिसी। इस पॉलिसी के तहत क्या था कि अफगानिस्तान को ये आइदर एनेक्स करना चाहते थे या फिर उसे एक बफर स्टेट बना देना चाहते थे। और इस पॉलिसी को फॉलो करने वाले कंजर्वेटिव पार्टी के लोग थे। ब्रिटेन में दो पार्टियां मेनली पाई जाती हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरे लिबरल पार्टी थे। तो कंजर्वेटिव पार्टी इस फॉरवर्ड पॉलिसी को फॉलो करते थे। फॉरवर्ड पॉलिसी को प्रमोट कर रहे थे लॉर्ड ऑकलैंड, जो 1836 से 1842 तक इंडिया के गवर्नर जनरल होते हैं। दूसरी पॉलिसी थी पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी, या इसे स्टेशनरी स्कूल भी कहा जाता था। इस पॉलिसी के तहत कोई भी यदि इशू है रशिया के साथ तो इसको ये डिप्लोमेटिक चैनल्स के द्वारा सॉल्व करना चाहते थे। और साथ ही यह पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन इन अफगानिस्तान फॉलो करना चाहते थे। मतलब इनका कोई भी स्टांस एग्रेसिव नहीं था, यह डायरेक्ट फ्रंट पे जाके लड़ाई लड़ना नहीं चाहते थे, और यह व्यू लिबरल्स रखते थे। लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो 1864 से 1869 तक इंडिया के वाइसराय होते हैं, इन्होंने इस व्यू को परस्यू किया था। अभी हम देख लेते हैं इंडिया मतलब उस समय के कॉलोनियल इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुए जो लड़ाइयाँ थी उनके बारे में। कुल दो एंग्लो अफगान वार होते हैं। पहला एंग्लो अफगान वार 1839 से 1842 तक होता है, और यह वक्त था जब लॉर्ड ऑकलैंड फॉरवर्ड पॉलिसी अपना फॉलो कर रहे थे। और इस लड़ाई के नतीजा यह निकलता है कि दोस्त मोहम्मद को एक इंडिपेंडेंट रूलर के तौर पे रिकॉग्नाइज करते हैं ब्रिटिश। लॉर्ड लिटन का वक्त आता है 1876 से 1880 तक, यह भारत के वाइसराय होते हैं और यह एग्रेसिव पॉलिसी को फॉलो करते हैं टुवर्ड्स अफगानिस्तान। लॉर्ड लिटन को यह डर लगता है कि रसिया का इन्फ्लुएंस अब बढ़ता ही चला जा रहा है सेंट्रल एशिया में, इसलिए यह नवंबर 1878 में इन्वेजन कर देते हैं अफगानिस्तान की, और यह होता है सेकेंड एंग्लो अफगान वार। और इसका एम था कि अभी जो वहाँ प्रो रसियन जो किंग था बैठा हुआ, जिसे आमिर बोलते थे, शेर अली, इसको यह रिप्लेस करना चाहते थे विथ ए रूलर जो कि फेवरेबल हो टू ब्रिटेन। और इसका नतीजा क्या निकलता है? लिटन्स प्लान ऑफ डिसमेंबरमेंट ऑफ अफगानिस्तान यह कैरी आउट नहीं किया जा सकता है, और रिपन फाइनली यह डिसाइड करते हैं कि अफगानिस्तान को हम एक बफर स्टेट ही रहने दें,
कॉलोनियल इंडिया और रशिया के बीच में। तो यह था एक ब्रीफ टाइमलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1930 फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? वर्धा, दांडी, सेवाग्राम या साबरमती? बहुत ही आसान सा सवाल है, सभी जानते हैं, इसका आंसर है साबरमती। लेकिन हम इसके पीछे जो डिटेल कहानी है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी लॉन्च करना चाहते थे सिम्बॉलिकली बाय ब्रेकिंग द सॉल्ट टैक्स लॉ, एंड इन्होंने इसके लिए शुरू किया था एक 24 दिन का मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ, और इसकी शुरुआत की जाती है 12 मार्च 1930 को, और यह 24 दिन का सफ़र समाप्त होता है 6 अप्रैल 1930 को एट डांडी। और यहाँ पहुँच के समुद्र तट पे करते क्या हैं, समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और वहाँ के इस सॉल्ट टैक्स लॉ को ब्रेक करते हैं। और यदि पार्टिसिपेशन की हम बात करें तो यहाँ हमें मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो था बहुत कम देखने को मिलता है। किसके कंपैरिजन में? तो 1920 से 22 के बीच में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था उस समय जो लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन था वो अभी हमें देखने को नहीं मिलता है। वीमेन एंड स्टूडेंट्स यहाँ बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, और हमें ट्राइबल, वर्कर्स एंड पीजेंट्स का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट लीडर्स ने लीड किया था। तमिलनाडु में से लीड किया था सी राजगोपालाचारी ने, और इन्होंने एक मार्च निकाला था तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक ऑन तंजौर कोस्ट। मालाबार में के केलप्पन इसे लीड कर रहे थे। के केलप्पन को हम वाइकोम सत्याग्रह के लिए भी जानते हैं। उड़ीसा में इसे लीड गोपाल बंधु चौधरी ने किया था इन बालासोर एंड कटक डिस्ट्रिक्ट। बिहार में इसी समय चौकीदारी टैक्स न देने की बात की जाती है। पेशावर में इसे लीड किया था बादशाह खान ने, जिन्हें हम खान अब्दुल गफ्फार खां के नाम से जानते हैं। और खान अब्दुल गफ्फार खां ने खुदाई खिदमतगार को भी ऑर्गेनाइज किया था, जिन्हें हम रेड शर्ट्स के नाम से भी जानते हैं। धरसाना में सरोजनी नायडू ने कैंपेन को लीड किया था, और नागालैंड में इसे लीड रानी गैदिल्यू ने एट द एज ऑफ 13 ईयर्स किया था। रानी गैदिल्यू को रानी की उपाधि जवाहरलाल नेहरू देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द साराबंदी कैंपेन ऑफ 1922 वाज लेड बाय ए चितरंजन दास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद या लाला लाजपत राय? एंड द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह कैंपेन ऑर्गेनाइज किया था 1922 में, एंड इसमें हुआ क्या था कि पीजेंट्स ने डिसाइड किया था कि उनको टैक्सेस नहीं पे करने हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम कुछ और बातें जान लेते हैं, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं इन द इंडियन हिस्ट्री, और कई सारे इनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज बोर्न इन नाडियाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, और इनका जन्म होता है अक्टूबर 31 इन 1875। मतलब यह गांधी जी से 6 साल छोटे थे, और अक्टूबर 31 को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल यूनिटी डे। पेशे से सरदार वल्लभ भाई पटेल एक वकील थे, और यह गोधरा, बोरसाड एंड आनंद में प्रैक्टिस किया करते थे। महात्मा गांधी ने जब आवाज़ दी खेड़ा सत्याग्रह के समय, तो पटेल अपना यह हार्ड अर्न जॉब छोड़ के लग जाते हैं गांधी जी के साथ। खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, क्योंकि उस समय प्लेग एंड फेमाइन फैला था, और किसानों से जबरन उस समय भी टैक्सेस वसूले जा रहे थे, जो कि गांधी जी और अन्य जो पीजेंट थे वो नहीं चाहते थे यह टैक्स पे करना। आगे हम देखते हैं कि पटेल ने गांधी को उनके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी ज्वाइन किया था, और यह वेस्ट इंडिया ट्रैवल करते हैं और लगभग कांग्रेस के लिए 3 लाख मेंबर्स की रिक्रूटमेंट करते हैं। इन्होंने अपने खुद के प्रयास से लगभग 15 लाख रुपए पार्टी फंड के लिए जमा किए थे। पोस्ट इंडिपेंडेंस सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, और हमारे देश के ये होम मिनिस्टर भी बनते हैं। ही टुक चार्ज ऑफ स्टेट्स डिपार्टमेंट, और यह रिस्पॉन्सिबल होते हैं भारत के राज्य में, गणराज्य में 565 प्रिंसली स्टेट्स के एसेसन के लिए, और इसलिए राष्ट्र इनको ट्रिब्यूट देता है एज द बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ द न्यू इंडिया। नेहरू ने सरदार को यह उपाधि दी थी, द बिल्डर एंड कंसोलिडेटर ऑफ न्यू इंडिया।
इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया? JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, C राजगोपालाचारी। एंड द करेक्ट आंसर इज JB कृपलानी। JB कृपलानी के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनका जन्म 1888 में होता है एंड 1982 में इनकी डेथ हो जाती है। आचार्य JB कृपलानी प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के भारत की आज़ादी के समय इन 1947। 1912 से 1917 तक कृपलानी जो है लेक्चरर के तौर पे काम करते हैं। यह इंग्लिश और हिस्ट्री पढ़ाया करते थे LS कॉलेज, लंगर सिंह कॉलेज जिसे आज हम जानते हैं। उस समय इसे ग्रायर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज के नाम से जाना जाता था और यह मुजफ्फरपुर में है, जो मुजफ्फरपुर आज के बिहार में स्थित है। इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था और किसान मजदूर प्रजा पार्टी की स्थापना की 1951 में। मतलब आज़ादी के बाद इन्होंने अपनी पार्टी बनाई। जिस पार्टी के साथ रहकर इन्होंने भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी उसको यह 1951 में छोड़ देते हैं। सुचेता कृपलानी पहली विमेन थी जो चीफ मिनिस्टर बनती हैं भारत के किसी भी राज्य की। उत्तर प्रदेश की पहली यह विमेन चीफ मिनिस्टर बनती हैं और यह आचार्य JB कृपलानी की धर्मपत्नी थी। आचार्य JB कृपलानी एक गांधीयन थे, सोशलिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे और फ्रीडम फाइटर तो थे ही। गुजरात विद्यापीठ का इनको प्रिंसिपल भी बनाया जाता है और इन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई थी चंपारण सत्याग्रह में भी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इन्होंने सारे मूवमेंट में बहुत ही एक्टिव पार्टिसिपेशन किया था। इन्होंने जो गांधी जी के आश्रम थे गुजरात में, वहाँ यह काम भी करते थे। महाराष्ट्र में एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म के लिए भी इन्होंने काम किया था और नेहरू जी की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसमें यह एक मेंबर भी थे और साथ ही जो भारत की संविधान सभा जो बनी थी उसके भी यह मेंबर रह चुके थे। इन्होंने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी माई टाइम्स। JB कृपलानी की ऑटोबायोग्राफी का नाम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द 1857 रिवोल्ट इन बिहार? बाबू अमर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, कुंवर सिंह या राजा शहजादा सिंह? एंड द राइट आंसर इज C कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में हम जान लेते हैं। इनका जन्म 1777 को होता है एंड 26 अप्रैल 1858 को यह मारे जाते हैं, शहीद हो जाते हैं अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में। यह एक परमार राजपूत थे बिहार के एक जगदीशपुर से और 1857 के रिवोल्ट में इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। दानापुर सैनिक छावनी पटना के पास एक स्थित सैनिक छावनी है और आज भी यह एज इट इज़ है। इस सैनिक छावनी के जो सिपोज थे, जो सैनिक थे, इन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया और कुंवर सिंह इनकी कमान संभालते हैं 25 जुलाई 1857 को और 2 दिन बाद ही 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह और उनकी ट्रुप ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर एट आरा पे अपना अधिकार कर लिया था और वापस से इस डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को कनकर करते हैं मेजर विंसेंट आयर 3 अगस्त 1857 को। 1858 में यह आजमगढ़ यूपी को भी कैप्चर कर लेते हैं और यह जब वापस अपने अभियान से लौट रहे थे जगदीशपुर तो बीच रास्ते में इन्हें गंगा को एक जगह पार करने की ज़रूरत पड़ती है और इस दौरान इनके अंग्रेज़ों से मुठभेड़ में कैप्टन ली ग्रैंट जिनकी अगुवाई कर रहे थे, इनका एक हाथ बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो जाता है और इन्होंने बिना कोई परवाह किए अपनी तलवार से अपनी ही हाथ को काटकर गंगा में प्रवाहित कर दिया और अंत तक यह अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आए और अपनी अंतिम युद्ध भी यह अंग्रेज़ों से जीतते ही चले गए। इनके मरने के बाद जो आंदोलन का नेतृत्व था, जो कमान थी, इनके भाई अमर सिंह ने संभाल ली थी। बाबू वीर कुंवर सिंह के सम्मान में आरा विश्वविद्यालय का नाम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय रखा गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ला, श्री कृष्ण सिंह, JB सेन। एंड द राइट आंसर इज स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद के बारे में और कुछ बातें देख लेते हैं। इन्होंने एंटी लैंड लॉट एंड एंटी ब्रिटिश मूवमेंट को भी लीड किया था और यह काउंसिल में इलेक्ट किए जाते हैं 1920 के इलेक्शंस में भी। दरभंगा जो पीजेंट मूवमेंट हुआ था उसको भी ये लीड किए थे इन्होंने
और साथ ही यह कांग्रेस के साथ जुड़ के जो पीजेंट्स के इशू थे उनको यह मेन स्ट्रीम इशू के साथ भी लिंक करते हैं। तो यह था आज की वीडियो का अंत। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर करें। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।